कट्टे खरीदे, 4 लाख कट्टे का सरकार से पैसा निकालेंगे एमएसपी की खरीद का। अच्छा, अब समझिए आप 1000 रुपए क्विंटल का सरकार से पैसा निकालेंगे, 400 रुपए क्विंटल का जो कट लग रहा है ये किसान के नाम पे 2379 का सारा पैसा निकालेंगे। 400 रुपए क्विंटल का ये तो बहुत बड़ा घोटाला फिर प्रधान जी, बहुत बड़ा घोटाला। साल 10 से 15 हजार करोड़ का घोटाला होता है हर साल। तो क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? सरकार करवा रही है, सरकार के संज्ञान में, सरकार को सारी बातों का पता है। दोनों एक मकसद के लिए होगी। मिली भगत के भी आरोप लगते हैं नीचे नीचे सरकार से। देखो वो आमदत ना तो कदे करनी आई ना हमने बेरा, वो तो उनका संगठन में जाना आपस में जो आप बात कर रहे हो नहीं, वो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कह दिया हमारे दौर तो बात यह है, हमारे दौर तो पता ही ना, तो हम दौड़ दी। फंडिंग के आरोप भी लगते हैं, फंडिंग का आरोप आया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया। किसानी की दुनिया की बात करो तो साथियों, जो पिछला अरसा रहा वो किसानी के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई रहा। जिस प्रकार से बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ी, उसके बाद किसानों को उम्मीद थी कि जो बची खुची फसल है, पहले तो फसल ही बहुत कम बची, लगभग ही बर्बाद हो गई थी। उसके बाद ये था कि भाई जो बच गई है उसका भाव मुझे मंडी में अच्छा मिलेगा। 2-3 बातें थी, एक तो फसल कम हुई है, कम होगी कोई चीज तो उसका रेट बढ़ेगा, परंतु हो उल्टा रहा है। पहले जो दुर्गति प्राकृतिक हालातों ने की, उसके बाद अब किसान की दुर्गति मंडी में हो रही है। यहां तक कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको ये माना जाता है कि ये फसलें तो बड़े आराम से बिक जाती, जिस प्रकार से बासमती की फसल मानी जाती थी भाई ये आराम से बिक जाती है। इस उम्मीद में काफी सारे किसानों ने उसको लगाया, लेकिन वो भी नहीं बिक रही है, उसमें भी माटी कूट रही है। सारे जो ताजा हालात हैं प्रदेश के, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप जानते हैं बहुत ही जाने माने किसान नेता हैं, हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं, किसान नेता सुरेश कोथ जी। सुरेश जी राम राम। राम राम जी, आपको भी आपके दर्शकों को जी धन्यवाद। सुरेश जी देखिए, जिस प्रकार से इस बार के जो हालात रहे, पहले तो प्राकृतिक तौर पर ही बहुत गंभीर हालात थे, किसान के फेवर में नहीं थे। अब जो बची खुची कसर थी वो सरकार ने निकाल दी। मंडी में किसान की फसलें इस प्रकार से पिट रही हैं, मतलब क्या हो रहा है किसान के साथ? किसी को किसान की चिंता नहीं है क्या? एक अपने बुजुर्ग एक बात कहा करते कि कलयुग आने वाला है, हमने लग है ये पूरी तरह भी हो गया, कलयुग आ गया। क्योंकि हर चीज झूठ को तो आज बढ़ावा मिल रहा है और सच्चाई पीस रही है। किसान का जो पैसा है वो बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ा हुआ पैसा है। ठीक बात है, इसमें तो कोई 2 नंबर है ही नहीं, और इसमें कहीं ना झूठ चल दी। पहले मौसम ने किसान को मारा, अचानक इतनी बारिश होगी कि जिन गांवों में कभी पानी का कभी असर नहीं होता है, उन गांवों में भी फ्लड देखने को आई। सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे ऐसे गांव फ्लड देखने में आई। बिल्कुल। और खासकर हिसार जिला की मैं बात करूं, हिसार जिला में फ्लड का कदे वो सोचा ही नहीं जा सकता था, ना ही प्रबंध थे। ठीक बात है, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर लगातार बाढ़ आते हैं वहां सरकारों ने उन गांवों को या तो ड्रेन से जोड़ रखा है या उनके गांव में कहीं नहर वगैरह है या बड़ा को माइनर है, उस पे परमानेंट बीटियां लगा करके ठोस प्रबंध कर रखे। भाई अगर ज्यादा पानी होगा तो उसको अचानक हम बीटी शुरू कर देंगे, उठा लेंगे पानी को। ठीक बात है। या ड्रेन की सफाई करके ड्रेन में पानी को डाल दिया जाएगा। मगर हिसार जिला के अंदर तो लगभग 50 गांव ऐसे हैं आज भी शायद उनके गेहूं बिजाई होगी या नहीं होगी, संभावना नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो ये हालात देखे। अब जो आप बात कर रहे हो मंडियों में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली साल इलेक्शन था 2 घोषणाएं बड़ी की थी किसानों के लिए, और हमने ये महसूस किया था कि मुख्यमंत्री किसान के घर में पैदा हो रहा है, गन्ने का किसान था ये,
मैं इसको व्यक्तिगत जानता था पहले, अब तो फौजी का बेटा भी अब है। तो बड़े पद पे चला गया, अब तो वो शायद हमारे को पहचाने ना पहचाने। और ना पहले ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए बीजेपी वाले संघर्ष कर रहे थे, किसान भी संघर्ष कर रहे थे, तो इनसे मुलाकात होती रहती थी। और उस समय की मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि हम गन्ने की खेती करने वाले किसान, तो हमें उम्मीद थी कि भाई एक तो फौजी का पैदा हो रहा है, एक किसान खेती करने वाला खुद है, तो शायद अपनी जबान पर रहेगा। मगर बड़ा दुख हुआ उसकी बार, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 8 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट आना था, 8 अक्टूबर के बाद प्रदेश का किसान को धान का भाव 3100 रुपए मिलेगा। अब धान का भाव सरकारी है 2389 रुपए, यानी 11 रुपए 24 से कम, और धान बिकी 1900 2000 के बीच में सारी की सारी टोटल 400 रुपए का कट कभी नहीं लगे हरियाणा में, इस मुख्यमंत्री के काल में लगे। नमी के नाम पर कट कई सालों से लग रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इनकी सरकार आने के बाद तो लग ही रहा है, नहीं 7-8 साल तो पक्का होगा। ये 50 रुपए से शुरू हुआ था, जब 17 मॉइस्चर की धान को पास करना शुरू किया तब किसानों ने विरोध किया था, 17 मॉइस्चर तो धान में आ ही नहीं सकता, 20 के आसपास रखो इसको। तब कहा था गया था कि सरकार के द्वारा ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री थे, उनके साथ किसानों की बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि धान आपका 22 तक का खरीदा जाएगा, 22 मॉइस्चर तक का खरीदा जाएगा, मगर स्टैंडर्ड मॉइस्चर जो है खरीद का 17 रखा जाएगा। और उस समय ये पहली टर्म की बात है। हाँ, शुरू की टर्म। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम फिर 22 तक का खरीदोगे तो इसका वो क्या होगा, किस हिसाब से खरीदोगे। उन्होंने कहा था कि नमी के नाम पर जितना मॉइस्चर आपका बढ़ेगा उसका 1 किलो धान के हिसाब से समझौता हुआ था। उस समय 1500 का धान का रेट था, यानी 15 रुपए का कट प्रति 1 किलो, 15 रुपए 1 मॉइस्चर। अगर 17-18 आया तो 15 रुपए, अच्छा, 19 आया तो 30 रुपए, अच्छा 20 आया तो 45 रुपए। इस हिसाब से उसने कहा था, इस हिसाब से कट लगेगा, हम ज्यादा नहीं लगने देंगे। उस समय इसकी शुरुआत हुई तो वो 50-100 रुपए में निपट जाता था, 20 तक 21 तक दाल का मॉइस्चर, बस। इसलिए किसान ने ज्यादा, किसान ने समझा कोई बात नहीं, अगर सरकार के नॉर्म ऐसे होंगे तो वही ज्यादा। उन्होंने कहा था कि नमी के नाम पे हमारे को ज्यादा अगर नमी का धान खरीदते हैं तो वेट तोड़ता है और सरकार को नुकसान होता है, तो वेट बनाए रखने के लिए हम 1 किलो लेंगे प्रति 1 मॉइस्चर। किसान ने सोचा ये तो जायज बात है, वो मान ली, वो वेट के नाम पे किया था एक, वो वेट तोड़ता है। मगर आज हालात ये कर दिए, उस कट को बढ़ा बढ़ा करके सेलरों ने, सेलर मालिकों ने, आड़तियों ने और सरकार के स्थानीय नेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बरवाड़ा की मंडी में बरवाड़ा के स्थानीय नेता शामिल हो जाएंगे, नरवाना वाली नरवाना के हो जाएंगे, कैथल में कैथल भी हो जाएंगे। स्थानीय नेता भी इसमें शामिल होकर के सारा सौदा एक कट 400 रुपए तक पहुंचा दिया। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत भारी लूट हुई। जहां तक बनास्पति की आप बात करते थे, बनास्पति की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारा ईरान के साथ एक समझौता था। हम तेल लेते थे, वो हमारा बनास्पति का चावल लेते थे, हमें बहुत ऊंचे रेट मिलते थे, बड़े अच्छे रेट मिलते थे, 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार, तो स्टैंडर्ड बनास्पति उस टाइम पे, उस समय 3-3.5 से लेकर के 4 तक की हमारी दूसरे नंबर की जो बनास्पति की वैरायटी है, जैसे 11-21 है, 17-18 है, 18-85 है, ये भी बिकती थी 37-38-35। आज हालात ये हो गए, बाजार की महंगाई बढ़ रही है, मगर हमारे को भाव क्या मिला, 17-18 का, 18-85 का, 11-21 का, इनका आपका पता है भाव 2900-2800 रुपए में 17-18 बिक रही। बताओ, 500-600 रुपए पिछली साल से ही कम है। जो 4000-4200 11-21 बिकती थी, 35-3600 बिक रही। इसका बड़ा कारण क्या प्रधान जी? एक्सपोर्ट होता था सारा झाड़, ये अरब कंट्री में जाता था, मुस्लिम कंट्री। अमेरिका भी काफी एक्सपोर्ट होता था, अमेरिका बहुत कम, मुस्लिम कंट्रियों में। अब ये हर रोज धार्मिक नारे लगाते हैं। गल्फ कंट्री में तो जाता ही था, और आप समझे अरब कंट्री में जो जाता है, अमेरिका में हमारा, अमेरिका तो खुद ही चावल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मगर वहां ज्यादातर PR दाल लगाते हैं, वनस्पति की वैरायटी बहुत कम लगाते हैं।
था, जाता उधर भी था, मगर वहां दूसरे टाइप से जाता था। वहां पैकिंग, यहाँ चावल निकाल के पैकिंग के रूप में, प्रोसेसिंग हो, हाँ पैकिंग के रूप में यूरोप में भी जाता है, पैकिंग के रूप में अमेरिका में भी जाता है। मगर हमारा सबसे बड़ा खरीदार ये अरब के कंट्री, गल्फ कंट्रीज थे। इनके खिलाफ हर रोज नारे लगाती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुस्लिम विरोध के नाम पे वोट लेती है। अब अंदर खाते हैं चीजें, दुनिया में भी तो जा रही है, उनके साथ हमारे व्यापार घट गए। अमेरिका ने आंख दिखा दी, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। तो ये चीजें हमारे वनस्पति को ले डूबी। जहां तक नरमा की बात है, नरमा मार दिया बीज कंपनी ने। जिस बीज कंपनी का बीज है उसी बीज कंपनी की दवाई बनाती है। दवाई तो तभी बिकेगी जब नरमा बीमार होगी, उसमें सुंडी आएगी, कीड़ा आएगा, मतलब मार्केटिंग। उन्होंने बीमारी ऐसी बना दी मार्केट पैदा करने के लिए कि वो बीमारी भरी नहीं थी। अब कुछ सारी इन्होंने बीमारी करके सब दवाई बेचने के लिए इस तरह का उसमें बीटी बीजों में इस तरह का जीन्स छोड़ दिया कि इसको दवाई से ठीक करे। दवाई ज्यादा करने से एक ऐसी बीमारी आएगी, वो उनकी भी नहीं सोची थी, व्हाइट फ्लाई आएगी। और पूरे हरियाणा के अंदर आज किसी भी किले में 10 मन कपास नहीं है, पूरे हरियाणा में। ठीक बात है। जो हमारा हाइब्रिड बीज में हम 35 और 36 मन से लेकर के 20-25 मन नीचे नीचे 35-36 मन ऊपर गया, एवरेज हमारा 27-28 मन किले की कपास पड़ा, खर्चा भी कम था। आज वो बहुत ऊंचे रेट, और हमारे को हाइब्रिड का बीज 100 रुपए का मिल जाता था, पैकेट 200 रुपए का मिल जाता था। आज बीटी के बीज हजारों में है। दवाइयां कितनी पड़ रही है, कपास कितनी हो रही है, 5 मन 7 मन 6 मन 8 मन, और उसकी चुगाई क्या है, 120 रुपए धड़ी, यानी 24 रुपये किलो 4000 नरमा बिक्री है, उसका आधे से ज्यादा चुगाई में जाना है। और चुगने वाले को भी कोई फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि चुगने वाली भी जो एक महिला मजदूर हमारी हाइब्रिड में 1 क्विंटल कपास चुगती थी, वो 2 दड़ी में रहेगी। ठीक बात है। वो सारा का सारा टिंडा भी खराब, मतलब वो पाड़े जावा है उनकी बरकत नहीं। यानी बिल्कुल किसान को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, सरकार ने जो ये प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे रखा है, क्या इसलिए दे रखा है कि आप इस तरह नरमा के इस तरह बीज बेचोगे? कोई कानून नहीं है, स्कैंडल है, मतलब एक किस्म का। हाँ बिल्कुल मिलके लुटवा रहे हैं। एक हमारी बिल्कुल जिनसी खत्म कर दी। हरियाणा की मुख्य फसलों में होती थी नरमा, हाँ बिल्कुल। आज कहाँ है? बिल्कुल ठीक बात है। एक फसल मार दी, वनस्पति का हमारा एक्सपोर्ट खराब कर दिया। पीआर धान में बहुत मोटा घोटाला कर दिया। पीआर धान के अंदर 2 तरह का घोटाला होता है। एक घोटाला होता है जैसे जिन सेलर मालिकों के सेलर हरियाणा में है, पंजाब में है, उन्हीं सेलर मालिकों के सेलर यूपी और बिहार में 1-1 लाख कट्टे, 2-2 लाख कट्टे एक सेलर कूटने के लिए, क्योंकि सेलर खुद धान नहीं खरीदता। ये धान होता है एफसीआई का, एग्रो का, एफेड का, इनका होता है। इन्होंने तो वो धान को कूट करके चावल देना है, लेवी चावल के नाम से चावल देना है सरकार को, इन एजेंसियों को। वो चावल आर्मी में जाएगा, वो चावल पीडीएस में जाएगा, वो एजेंसियां फिर सरकार को चावल उपलब्ध करवाती है। अब ये क्या करेंगे, 2 लाख कट्टे किसी सेलर ने ले लिए और फर्जी फार्म काट दिए 2 लाख के, और 2 लाख तो कट्टे ले लिए, 2 के फर्जी जे फार्म कटवा लिए। अच्छा, ना वो चावल मंडी में आया, ना वो आड़ती के बिका, ना उसकी लिफ्टिंग हुई, मगर आड़ती को आड़त मिल जाएगी 2 लाख की अलग जे फार्म कटे उनके गलत पर। ओहो, लिफ्टिंग वाले को लिफ्टिंग भी मिल जाएगी 2 लाख कटे। और आपको क्या नाम है उसकी भी वेरिफिकेशन में उसको 4 लाख कट्टे दिखा दिए जाएंगे सेलर वाले को। ये सभी मंडियों में होता है? सभी मंडियों में, पर्टिकुलर मंडी में नहीं? पहले ये होता था हमारा उत्तर हरियाणा में। अच्छा, अब नरवाना तक तो पहुंच गया ये मामला। अच्छा, नरवाना के सेलर मिलना तक तो पहुंच गया। वो क्या करते हैं, 2 लाख कट्टों का चावल वही से 1000 और 1500-1200 रुपए में चावल को दान खरीद के वही कूट के यहाँ चोरी से चावल लगा देते हैं। वो सारा का सारा डीएफएससी के थ्रू सरकारी खरीद पे दिखा के 2 लाख कट्टे खरीदे, 4 लाख कट्टे का सरकार से पैसा निकालेंगे एमएसपी की खरीद का। अच्छा, अब समझिए आप 1000 रुपए क्विंटल का सरकार से पैसा निकालेंगे, 400 रुपए क्विंटल का जो कट लग रहा है
ये किसान के नाम पे 2380 का सारा पैसा निकालेंगे। 400 रुपए क्विंटल का ये तो बहुत बड़ा घोटाला फिर प्रधान जी, बहुत बड़ा हर घोटाला। साल 10 से 15 हजार करोड़ का घोटाला होता है हर साल। तो क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? सरकार करवा रही है, सरकार के संज्ञान में सरकार को सारी बातों का पता है, मतलब मिली भगत है बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। इंक्वायरी करवाओ कोई उस इंडिपेंडेंट एजेंसी से, अच्छा सबको पता है। कोई संभव ही नहीं इतना घोटाला बगैर सरकार की मंजूरी के संभव हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश से दान आ गया, सरेआम दान आ गया, बोले व्यापार तो हम रोक नहीं सकते, सिर्फ गेट पास कटवाने पड़ेंगे, ये कटवाने पड़ेंगे, वो कटवाने पड़ेंगे, सेलर खरीद लेगा कहीं से। अगर त्यागी गाड़ी तो उसका चुंगी वगैरह काट देंगे। वहां रेट कम है, 1400 रुपए 1500 रुपए, अच्छा वहां से आ गई। अगर वो गाड़ी किसी ने था ही नहीं, किसी का कंप्यूटर में DFSC से तुरंत सरकारी रेट पर चढ़वा लेंगे, 1000 रुपए का उसमें चल जाएगा। ये सारा का सारा मिली भक्ति के बगैर होता ही नहीं है भाई। और मिली भक्ति करके अब आप बताओ, मतलब ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स का बहुत थोड़ा ब्यूरोक्रेट्स भी है, लेकिन उसके बगैर तो संभव नहीं है। सरकारी खजाने को सरकार के लोग और ब्यूरोक्रेट मिलकर लूट रहे हैं, जिसमें मोटा हिस्सा आड़ती का भी है और सेलर मालिक का भी। अच्छा, सरकारी पैसे का, सरकारी पैसे का लूट रहे, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया ना, ये दिखा देंगे बाद में। हरियाणा के अंदर इतनी लाख क्विंटल की प्रिक्योरमेंट हुई, जबकि उसमें आधा दान तो यूपी बिहार का है। उससे दो नुकसान होंगे। एक तो किसान जो कह रहा है हमारा फसल कम हुई है, वो कहेंगे नहीं नहीं, हरियाणा के अंदर तो इतनी खरीदी गई थी, धान तो यूपी और बिहार का है। कह देंगे सरकार ने इतने क्विंटल खरीदी, टीवी पे बैठ के बीजेपी वाले लोग झूठ बोल देंगे, धड़ाधड़ आंकड़े लेके आ जाएंगे। अरे मेरे भाई, लुटवा तो ही रहा है, यूपी और बिहार का धान ले आकर के हरियाणा में दिखा रहे। कहेंगे बम्पर फसल हुई हरियाणा में, हरियाणा किसान मरा पड़ा है, इसकी फसल हुई 35% से 25% कम फसल है। ये ज्यादा अच्छी वाले बॉर्डर की सराउंडिंग मंडियां, बॉर्डर पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी, सबसे पहले यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुआ था, करनाल यमुनानगर इस बात से। अच्छा, अब सारा का सारा कुरुक्षेत्र में भी ये आ गया, आपका कैथल में भी आ गया, अम्बाड़ा में भी आ गया, तो सारे आ गए। तो इसका तो फिर प्रधान जी, मतलब जो आप किसान संगठन है मिलकर इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। हर साल हजारों गाड़ियां पकड़ते, कोई पूछता ही नहीं हमें। अच्छा, हम तेल फूक के रात को चौकीदारी करके गाड़ियां पकड़ते हैं। अच्छा, तो कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं होता। उल्टा पुलिस उन्हीं को कहती है व्यापार कैसे रोकोगे आप? अच्छा, क्योंकि ऊपर से आदेश है। वो फिर मायूस होकर घर बैठ जाएंगे, यार ये खुद ही लुटवा रहे, क्या करें। तो इस साल से चल रहा है मामला, ये सारा का सारा मामला। ये तो बड़ी अचरज की बात है, मतलब सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा, बच्चे बच्चे को पता है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीनों के CLU में मोटा झोल कराया करता है, ये हर साल दान में करते हैं, उससे भी ज्यादा। अच्छा, उससे भी ज्यादा ये दान का CLU है। हाँ, ये दान का CLU से ही बड़ा खेल है। अच्छा, तो क्योंकि इसमें सरकारी खजाने से हुआ, इसमें सरकारी खजाने, वहां किसानों की लूट होती थी ना कम जमीन लेने में, यहाँ सरकारी खजाने की लूट हो रही, सीधी लूट हो रही है। सेंटर तक भी पता है, सेंट्रल एजेंसियों तक भी। अच्छा। वो सारा का सारा पैसा पार्टी में जा रहा है या व्यक्तियों में जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो तो ये जाने, वो तो एक जांच का विषय है, मगर जा जरूर रहा है। ये सारा का सारा मामला किसान को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है एक बड़ी प्लान के तहत, क्योंकि किसान इनकी पॉलिसी का केंद्र बिंदु नहीं है। अच्छा, क्योंकि किसान प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ, किसान को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई रणनीति में ऐसा नहीं है किसान को हमने कोई फायदा पहुंचाना। देश के ये तो उद्योगपति ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मेरी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी किसान है, जवान है। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा को झूठ बोलने वाला आदमी जो गामा में नहीं आ करेगा, फलाना तो झूठा है कि मैं कह देते, प्रधानमंत्री ने अपनी छवि सी बना ली कि वो कुछ भी कहो 100% उसे उल्ट करता है। अच्छा, अपने आप कहो सीयू लेवल ला लिया, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। एक बार तो इस भाई बैठा दिया कि भाई शाम ना 8 बजे अगर प्रधानमंत्री आ गया तो समझो देश का सत्यानाश करेगा कुछ। ये भी अगर प्रधानमंत्री कोई कहे नहीं कोई बात, न्यू समझ ले नाश करण खतर कहे। अगर उसने न्यू कह दिया मैं किसान का भला करूंगा, समझ इस किसान का नाश करेगा। अच्छा, वो उसकी खुद की कोई पॉलिसी नहीं, उद्योगपति उसकी पॉलिसी देते हैं, उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर ये मोहर लगाते हैं, खुद की इसकी कोई सोच नहीं। आज तक हमने ये चीज नजर नहीं आई मैं प्रधानमंत्री ने किसान के हित में ये चीज करी। एक चीज प्रधान जी ये बताइए, देखिए सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है भारत में किसान वर्ग का है,
अगर ये किसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या किसानों का वोट नहीं चाहिए? फिर किसके उस पे कौन कहता है किसान का वोट? किसान का वोट ही नहीं है। सबसे ज्यादा किसानी वर्ग ही है। नहीं, किसान का कोई वोट। कृषि प्रधान देश है। मैं आपको बताऊं, किसान का कोई वोट नहीं। बताऊं क्यों? कैसे? अगर किसान को केंद्र बिंदु में रख के किसान वोट डाल दे तब किसान का वोट है। अच्छा, खेती करने वाला वोट इस तरह कभी नहीं देता कि मेरी मंडियों के अंदर फसल पिटी है, मेरे को नकली दवाई मिली है, मेरे को नकली खाद मिला है, मेरे को डीएपी नहीं मिला, लाठियां लाई, इस तरह वोट कभी देता ही नहीं। वोट कैसे देता है? मैं कुम्हार हूं, मैं चमार हूं, मैं सुनार हूं, वर्गीकरण, मैं जाट नहीं, वर्ग नहीं, वर्ग की तो हम बात करते हैं। वर्ग के हिसाब से वोट दो। जो खेती करता है ना, वो पूरा दुखी है देश में, वो बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकता। मगर किसान जो खेती करता है खुद, उसमें भी आधे से ज्यादा जाति के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा है। वोट देते समय तो हम किसान, वो कहेगा नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं, जातियों में टूट जाते हैं। मैंने पहले बताया ना, मैं जाट हूं, मैं सुनार हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं चमार हूं, मैं लोहार हूं, मेरी जाति इधर वोट देगी, मेरी जाति इधर वोट देगी। उस हिसाब से अगर किसान बढ़ के जिस दिन वोट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा देश के अंदर। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने सारे देखिए बस क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? एक और छोटा सा उदाहरण, गुरनाम सिंह चड्ढूनी को आप जानते ही होंगे। जानता हूँ। हरियाणा का कितना पुराना किसान नेता है, 30-32 साल से है। लाडवा से चुनाव लड़ा था, 1100 वोट आए थे। कहाँ गया किसान का वोट? आज गुरनाम सिंह चड्ढूनी की लाडवा में सभा करवा लो, 5 से 7 हजार आदमी तो आए जाएंगे। वो 5,000 लोगों तो वोट देने चाहिए थे। तो ये जो किसान नहीं होता, किसान बन के कभी वोट देता ही नहीं, इसलिए हम नहीं मानते कि किसान का कोई वोट बैंक भी है। वोट बैंक है, पता हूं किसका है? आप बिहार में चुनाव आप चले जाइए, वोट बैंक नकदी पैसे का है। 10,000 रुपए महिलाओं को अभी दे दिए नीतीश कुमार ने, वो 30,000 देंगे। वो तो संभावना आगे की बात है ना। फिर बात तो वही होगी। सुन, आप समझे नहीं। और फिर पैसे का मैं बता रहा हूं, फिर भी पैसे का सभी अमामे सभी नंगे हैं। 10,000 रुपए उसने दे दिए। पिछले साल क्यों नहीं दिए? वही मुख्यमंत्री था ना, उससे पिछले साल क्यों नहीं दिए? 20 साल से मुख्यमंत्री वही है ना, पहले तो नहीं दिए। क्यों दिए? कि उसको पता है नगद का वोट है, चुनाव है, वोट है धर्म का, धर्म के नाम पर वोट पड़ता है। वोट है जाति का, जाति के नाम पे वोट पड़ता है। वोट है अगड़े का, पिछड़े का, फलाना का, देखड़े का, इनके नाम पे वोट पड़ता है। कभी किसान के नाम पर वोट ही नहीं पड़े, कभी मजदूर के नाम पर वोट ही नहीं पड़े। और ये सारी की सारी नीतियां जो चलवाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के टीवी चैनल से, बड़े बड़े उद्योगपतियों की ही मीडिया, प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही बाजार पे कब्जा है। वो जो भी विचार प्लांट करते हैं उसी के तहत जनता बहती चली जाती है। अच्छा, अब वो इसकी सारी पॉलिसी के केंद्र में है उद्योगपति, उनके फायदे में जा रही है चीजें। तो इसी तरह इसी व्यवस्था में एक बात बताइए प्रधान जी, देखिए जो पहले हम सुनते थे एक भारतीय किसान यूनियन होती थी, और बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी दिल्ली में, महेंद्र सिंह टिकैत ने, बहुत लोग वहां पहुंचे थे और दबदबा भी था उनका। क्या देखिए जिस प्रकार से आपकी ज्यादा यूनियनें बन गई, हर साल एक नई यूनियन बन जाती है। कल भी कह रहे हैं सार के अंदर एक मीटिंग है, आपके पुराने साथी थे रवि आजाद, वो एक अलग संगठन शायद बना सकते हैं। क्या आप लोगों में जो बिखराव हो रहा है उससे आप कमजोर होते जा रहे हैं? देखिए ये भी सच्चाई है, बिखराव कमजोर करता, मगर ये भी सच्चाई है 87-88 तक एक ही यूनियन थी। हाँ, और बड़ा दबदबा था। नहीं, दबदबा हरियाणा में नहीं था। हरियाणा में दबदबा बाद में आया है। चौधरी महंगे राम मलिक ने यूनियन बनाई थी सतंतर ठंतर में, कभी वो चीजें हमें याद नहीं। मैं 87-88 में यूनियन बनाया। 88 में वोट कलब के ऊपर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम में बहुत अच्छी एक 10 दिन का आंदोलन हुआ था। हाँ, हम तो रैली के रूप में गए थे, वहां जाके पता चला कुछ नहीं। मगर बिजली के हरियाणा के अंदर जो आंदोलन बीकेयू का दबदबे की बात आई, वो चौधरी घासीराम के जमाने में बिजली के आंदोलन में आई। बिल्कुल ठीक है, वो बाद की बातें हैं। देखिए अलग अलग यूनियन अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से बढ़ने के बहुत से भौगोलिक परिस्थितियां भी है। किसी की गन्ने की लड़ाई है, हरियाणा में गन्ना होता ही नहीं, हरियाणा में गन्ना का लड़ाई क्यों होगी? एक एरिया में होता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लड़ाई किसान यूनियन गन्ने की लड़ती है। पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान यूनियनों की लड़ाई दूसरे विषय में, दान पे इस पे होती थी।
हरियाणा में ज्यादा लड़ाइयां बिजली पे लड़ी गई और हमारी नरमे की फसल है। उत्तर हरियाणा और पंजाब में धान की फसल का है। अब राजस्थान में कोई लड़ाई चलेगी तो मूंग की ग्वार की चलेगी। वहां अगर हम कहेंगे धान पे एमएसपी मिले, कौन मानेगा? जो फसल लेने हो। ये भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यूनियन पहले तो उसी तरह हिसाब से बनी थी सारे देश में। महाराष्ट्र का अलग है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का मामला है। सबसे पहले तो ये बनी थी। फिर जब ज्यादा लोग संगठनों में आए तो फिर उसमें वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। कोई आक्रामक लड़ना चाहता है, कोई नरम लड़ना चाहता है। लड़ाई भी दो तरह की होती है ना। सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरा लड़ने का तजर्बा अलग होगा किसी और का। कोई साथी कहेगा कि हम मान लेकर कहीं इकट्ठे हुए 1000 आदमी इकट्ठे हुए, 2000 आदमी इकट्ठे हुए। कोई साथी कहेगा चलो हम डीसी से ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे। कोई कहेगा नहीं, हम नहीं किसी साले के तलवे चढ़ते, रोड रोको। इकट्ठे दोनों एक मकसद के लिए होगी। मिली भगत के भी आरोप लगते हैं नीचे नीचे सरकार से। देखो वो आमनत ना तो कदे करनी आई ना हमने बेरा, वो तो उनका संगठन में जाना आपस में जो आप बात कर रहे हो नहीं, वो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कह दिया हमारे दौर तो बात यह है, हमारे दौर तो कदे ना तो हम उड़ दी। फंडिंग के आरोप भी लगते हैं। फंडिंग का आरोप आया था बड़े आंदोलन में। सुनिए एक बात बताऊंगा। फंडिंग और का तो हमने बेरा नहीं, उनका आपस का होता होगा, वो उन्हीं संगठन का आरोप है। जो आरोप लगा था कि बाहर से फंडिंग आ रही है, वो आरोप यूं लगा था कि हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में पंजाब की किसान यूनियन थी। और पंजाब के बारे में सारी दुनिया को पता है कि इसका 50 से 52% हिस्सा बाहर है। नौजवान तो पंजाब का सारा बाहर है, यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में। अब जो उनके परिवार चाचे ताऊ जो आंदोलन लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, और वहां अगर कोई $100 कमा रहा है, वो $2 भेज देगा तो फंडिंग थोड़ी हुई। फंडिंग तो कोई ग्रुप द्वारा भेजी जाए या कोई ऐसी एजेंसी हो जो आंदोलन के लिए ही काम करती हो, दुनिया में कई आंदोलन खड़े करती हो, उसको तो फंडिंग कहा जाता है। इसको तो चंदा कहते हैं। राजनीतिक पार्टियों से, सरकार से नहीं, ऐसा तो भाई सरकार किसने पीछे दिया यार, ये तो झूठा आरोप है, किसी पे भी लाना झूठा ही। अच्छा, सरकार एक तरह तो किसी की मदद कर देती होगी भाई, कोई बहुत बड़ा आंदोलन का सरकार मजबूर होगी मानने खातिर, भाई वो तो मानना पड़ेगा। अगर सरकार उसने मानने में तैयार नहीं हो, उनमें से कोई नेता पढ़कर सरकार की भाषा बोलने लग जाए, उसका तो थोड़ा बहुत कड़ी मदद कर दे। सरकार किसी देने की आग रही है।